बाटला एनकाउंटर मामले में फिर आंसू रिटर्न, सोनिया गांधी के आंसू, और आज फिर मशाल निकाली गई। अब बात उसकी। बाटला हाउस कांड में मारे गए आतंकियों के लिए आंसू बहाने वाली श्रीमती सोनिया गांधी, जिनकी आंखों से दंतावाड़ा में शहीद हुए भारत के वीर सुरक्षा बलों के जवानों के लिए कभी भी आंखों से आंसू नहीं, और उनके मित्र मंडली, उनका गठबंधन, अर्बन नक्सल, नक्सलवादी, वामपंथी लोग आज भी आतंकियों के लिए रदुलिया बने हुए हैं। बाटला हाउस इनकाउंटर को पूरे 17 साल हो चुके हैं और आज आप देख सकते हैं जो जामिया विश्वविद्यालय है उसके जो मुख्य गेट है उसके अंदर जो लैब के जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस इनकाउंटर पे 17 साल बाद भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिसको लेकर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्रियों ने, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हो, और उसके लिए जितनी भी कोशिश हो सकती किया, भले ही नहीं हुआ हो। मरने वालों के शरीर पर लगी गोलियों पर भी बहुत सारे सवालात उठे। ये किस एंगल से लगी है, कैसे लगी है। मोहन चंद शर्मा जो इंस्पेक्टर इसमें मारे गए और बाद में उनको अशोक चक्र मिला, उनकी मौत पर भी सवाल उठे कि गोली उनके पीछे से लगी, सामने से नहीं लगी। पुलिस ने कहा कि इन लड़कों ने गोलियां चलाई, और जो वहां मौजूद लोग थे ऐनी शाहिदीन, उनका कहना था कि नहीं, गोलियां पुलिस की तरफ से चली। इंडी अलायंस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। जो इंडी अलायंस खास करके लेफ्ट पार्टी नक्सलियों के लिए आंसू बहाते हैं, अब वो बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए भी आंसू बहा रहे। कहते हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर, जिसको एक नहीं अनेकों कोर्ट ने जेन्युइन कहा, और कहा कि किस प्रकार से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी ने हमला किया था दिल्ली पुलिस में, जिसमें कि मोहनचंद शर्मा जी का बलिदान हुआ। इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी के बलिदान का अपमान करते हुए आईसा और लेफ्ट पार्टी बोलती है कि ये बाटला हाउस एनकाउंटर साहब, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की अति देश की क्षति होती है। भारत मतलब कभी कभी लगता है साहब कि कुछ ज्यादा ही लोकतंत्र है। मतलब बाटला के लिए आज भी आंसू बहाए जा रहे हैं आतंकवादियों के लिए। मोहनचंद शर्मा को नमन करने का दिन है। याद करिए मोहनचंद शर्मा को, शहीद इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जिन्होंने आतंकवादियों को मार डाला, उनको नमन करिए, सैल्यूट करिए। कुछ लोग बाटला के लिए आंसू बहा रहे हैं आज भी, 17 साल बाद भी। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए कुछ लोगों की आंखों से फिर आंसू फूट पड़े हैं। बात इसकी कायदे से आज का दिन ना, तो बाटला एनकाउंटर में शहीद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत को सैल्यूट, नमन करने का दिन है, उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। मोहन चंद शर्मा बाटला हाउस एनकाउंटर के हीरो, हम सबके हीरो। लेकिन इस एनकाउंटर को फेक साबित करने की तमाम कोशिशों में नाकाम रहने के बावजूद ये देखिए आज भी कुछ लोगों ने उन आतंकवादियों की याद में जुलूस निकालने की कोशिश की जो 19 सितंबर 2008 को पुलिस की गोली लगने से मारे गए थे। वो ये देखिए, इनके चेहरे देखिए, क्या कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। बाटला हाउस में आतंकी मारे, हमारे इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए, ये कुछ सो कॉल्ड ये आतंकवादियों के हमदर्द, ये आतंकवादी मानने को तैयार नहीं और बाटला को फर्जिया एनकाउंटर बताते हैं इतने साल बाद भी। आप ना आज की एक बार हम तस्वीरें, आज की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिल्ली के जामिया इलाके की हैं, आपको नहीं होगा भरोसा, जहां सेंट्रल कैंटीन से बाटला हाउस चौक होते हुए खलीलुल्लाह मस्जिद तक मशाल जुलूस निकालने का कार्यक्रम था। लेकिन पुलिस ने लेफ्ट की स्टूडेंट विंग आइसा को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। यूनिवर्सिटी के सारे गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए और प्रदर्शनकारी छात्रों को जामिया के गेट नंबर 7 पर रोक दिया गया। ये देखिए आप, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही मार्च और नारेबाजी की।
पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एक बार अगर हम ये तस्वीरें दिखाएं आपको, एक बार तस्वीरें हम दिखाते हैं कि क्या हुआ आज, कैसे वहां पर, ये वाली एक बार तस्वीर दिखाइए आप, दिखाइए। कुछ नहीं है, नहीं क्या वॉक टू वॉक। अच्छा देखिए, इस जुलूस का क्या नाम रखा गया था? जुलूस का नाम रखा गया था इंसाफ मशाल जुलूस। ये छात्र, ये जो है, इनको छात्र कहिए, जेनजी कहिए, कुछ भी कहिए, इंसाफ मशाल जुलूस। ये जुलूस बाटला एनकाउंटर के आतंकवादियों को इंसाफ दिलाने के लिए निकाला जा रहा था। उन आरोपियों को, इनकी नजर में, जिन आरोपियों के लिए कोर्ट खुद इंसाफ कर चुका है। इन आरोपियों में से एक आरिफ खान को ट्रायल कोर्ट ने साल 2021 में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद ने हाई कोर्ट ने उम्र कैद में इस सजा को तब्दील कर दिया। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खुद माना था कि बाटला हाउस एनकाउंटर फेक नहीं था, वास्तविक था। पुलिस ने जिन आतंकवादियों का सामना किया वो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे, इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों के लिए दिल्ली में हुए बम धमाकों में शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद कई सालों तक इस एनकाउंटर को लेकर राजनीति होती रही। इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने बाटला एनकाउंटर पर सवाल उठाए। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल का एक बयान, अरविंद केजरीवाल ने भी इसे फर्जी बताया था, इस एनकाउंटर को, उस पर उन्होंने भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। जांच पूरी होने से पहले ही वोटों की राजनीति के लिए बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी घोषित करने की कोशिश हुई। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए, इसे फर्जी करार दिया था। एक और वो याद होगा आपको, वो कैसे भूल सकते हैं, सलमान खुर्शीद। उन्होंने तो कह दिया था कि इस एनकाउंटर के बाद सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। ममता बनर्जी ने भी इसे फेक बताया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर यह एनकाउंटर सही साबित हो गया तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगी ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, सबने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। आज 17 साल बाद भी फिर वही आंसू, दर्द अभी भी नहीं खत्म हुआ है। टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है साहब, कि आतंकियों के मरने पर भी मातम होता है। दंतेवाड़ा में हमारे नक्सली हमारे जवानों को शहीद करते हैं 76, तो कई यूनिवर्सिटीज में जश्न मनाया जाता है। कुछ लोग बुरहान वानी से लेकर आतंकवादियों को आतंकवादी अभी भी नहीं मानते। कई आतंकवादी मरते हैं तो सलमान खुर्शीद कहते हैं सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। अरविंद केजरीवाल ने भी बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसकी न्यायिक जांच की मांग कर दी थी। सुनिए। मैंने खुद ने वो फोटोग्राफ देखी है जिसमें एक लड़के के केवल सर पे गोली लगी हुई थी। दहशतगर्दी में एनकाउंटर होता है तो यहां गोली लगना नामुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पूरा प्रकरण ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया था, जिसमें कि जजेज उसके मेंबर होते हैं। लेकिन वहां भी मुझे फिर इस बात की तकलीफ है कि जिन लोगों को शिकायत थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनको बुलाया नहीं। हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। हमने वजीर आजम से भी बात करी। और स्टेट गवर्नमेंट का इंक्वायरी और पॉलिटिकल इंक्वायरी नहीं चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मांग है जुडिशियल इंक्वायरी करो और दोषी व्यक्ति को खिलाफ में कार्रवाई करो। लोगों के मन में शक है कि क्या उन युवाओं को मारने की जरूरत थी या उन्हें जिंदा पकड़ा जा सकता था। अगर वो दोनों शख्स आतंकवादी थे तब तो उनको जिंदा पकड़ना और भी जरूरी था ताकि उनके मालिकों का पता लगाया जा सके। और अगर वो निर्दोष थे तो क्या दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? बाटला हाउस इनकाउंटर को पूरे 17 साल हो चुके हैं और आज आप देख सकते हैं जो जामिया विश्वविद्यालय है उसके जो मुख्य गेट है उसके अंदर जो लैब के जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस इनकाउंटर पे 17 साल बाद भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिसको लेकर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अभी एक बस में यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और यहाँ से उन्हें ले जाया गया है और अभी यूनिवर्सिटी के तमाम गेट को बंद कर दिया गया है। इस गेट के अंदर से ही जो छात्र हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ढपली बजा रहे हैं और लगातार छात्र जो हैं अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस इनकाउंटर को फर्जी
कहा जा रहा है अंदर से लगातार नारे लगाकर। और बाटला हाउस इनकाउंटर 17 साल पहले हुआ था, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे, जिसके बाद एक आतंकवादी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और एक को जो लोअर कोर्ट है उसने फांसी की सजा दी थी, जिसको हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। और जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस थी उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आप सोच कर देखिए साहब, जिस एनकाउंटर को देखकर सोनिया गांधी के आंखों में आंसू आए थे, आज भी कुछ लोगों का दर्द वो खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं आज अघोषित आपातकाल चल रहा है। अघोषित आपातकाल कहते हैं ना, मोदी राज में बोलने की आज़ादी छीन गई है, लोग बोल नहीं सकते हैं, घोषित आपातकाल है। लेकिन बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए बाटला हाउस जिसमें आतंकवादियों को मारा गया, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए, उनको नमन करने की बजाय कुछ लोगों की हिम्मत हो जाती है कि वो आतंकवादियों के मरने पर भी एक तरीके से एजेंसीज पर सवाल खड़े करते हैं और उनकी तरफ खड़े होते हुए आज एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सड़कों पर उतर सकते हैं। यह है अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में, और ये थोड़ी ज्यादा भी है। मतलब टू मच ऑफ डेमोक्रेसी भी इसको कहा जाएगा, जब पुलिस वालों को सड़कों पर उतरना होता है। और ये कथित रूप से ये तथाकथित छात्र, इनके दिमाग में किसने कौन सी कहां की नफरत भरी कि बाटला हाउस को फर्जी बताते हुए दिन था नमन करने का मोहन चंद शर्मा को। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जिस बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताने की कोशिश की गई, उसी एनकाउंटर से फरार, सुनिएगा, एक आरोपी मोहम्मद साजिद, जिसे बड़ा साजिद के नाम से जाना जाता था, उसके आईएसआईएस में शामिल होने की खबरें आई थी। ये बाटला से सीरिया, ये जो लोग आज सड़कों पर बाटला को फर्जी बता रहे हैं, वो एक आतंकवादी जिसका नाम मोहम्मद साजिद, जो भाग गया था बाटला से, ये सीरिया पहुंच गया। आईएसआईएस में शामिल होने की खबर आई थी इसकी, जिसे बाद में अमेरिका ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया। सोचिए, अमेरिका ये भारत में होता तो इसको भी शांति दूत बना देते, और यहां पर कुछ लोग, कुछ छात्र इसके भी समर्थन में, या कुछ राजनीतिक नेता इसके भी समर्थन में उतर आते कि नहीं, आतंकवादी ने इसको तो बना दिया बाटला में। साल 2017 में वो सीरिया में मारा गया। ये भाई मरना था, बाटला में मरे आतंकवादी, यहां पर ये मरा, चाहे सीरिया पहुंचा। बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों के लिए इससे बड़ा और क्या जवाब होगा, जब एनकाउंटर से फरार हुए आतंकवादी को आईएसआईएस के एक वीडियो में देखा गया था। आईएसआईएस की, ये बाटला वाला आतंकवादी भाग गया था, फरार हो गया था, ये पहुंचा सीरिया, आईएसआईएस में शामिल हुआ, अमेरिका ने मोस्ट वांटेड घोषित किया और मार दिया इसे। लेकिन बावजूद इसके, अब कोई नहीं, अमेरिका में किसी ने बोला कि नहीं बेचारा शांति दूत भटका हुआ युवक, किसी ने नहीं कहा होगा। लेकिन हमारे यहां पर एनकाउंटर के 17 साल बाद भी एनकाउंटर को लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। आतंकवादियों के लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि साहब, इंडिया अलायंस शहीदों की बजाय देश विरोधी आतंकवादियों के साथ खड़ी है। इसके लिए वोट बैंक की राजनीति जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर है। किसने क्या कहा, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, आपको सुनाते हैं। ठीक है, ये उनका अपना फैसला है, वो एक अपना संगठन है, एक राजनीतिक दल है, उसका वो स्टूडेंट विंग है, तो वो अपना फैसला खुद लेंगे। वो हमसे पूछ के या आपसे पूछ के थोड़ी फैसला लेंगे। इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। जो इंडिया अलायंस खास करके लेफ्ट पार्टीज नक्सलियों के लिए आंसू बहाते हैं, अब वो बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए भी आंसू बहा रहे हैं। कहते हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर, जिसको एक नहीं अनेकों कोर्ट ने जेन्युइन कहा, और कहा कि किस प्रकार से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी ने हमला किया था दिल्ली पुलिस में, जिसमें कि मोहन चंद शर्मा जी का बलिदान हुआ। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी के बलिदान का अपमान करते हुए आईसा और लेफ्ट पार्टीज बोलती है कि ये बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था। हमें तो याद है कि अकेले नहीं है, सोनिया गांधी जी के आंखों से आंसू निकले थे, ये सलमान खुर्शीद ने बताया। दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए थे मोहन चंद शर्मा जी की शहादत और बलिदान पर। मरने वालों के शरीर पर लगी गोलियों पर भी बहुत सारे सवालात उठे। ये किस एंगल से लगी है, कैसे लगी है। मोहन चंद शर्मा जो इंस्पेक्टर इसमें मारे गए और बाद में उनको अशोक चक्र मिला, उनकी मौत पर भी सवाल उठे कि गोली उनके पीछे से लगी, सामने से नहीं लगी। पुलिस ने कहा कि इन लड़कों ने गोलियां चलाई, और जो वहां मौजूद लोग थे ऐनी शाहिदीन, उनका कहना था कि नहीं, गोलियां पुलिस की तरफ से चली। और बड़ी बात यह है कि मकामी पुलिस को भी इस एनकाउंटर की भनक तक नहीं लगी। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान करने वालों पर निशाना साधा है।
न्यूज 18 इंडिया के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले विपक्ष के लोग लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई थी, उसके बाद बिहार कांग्रेस की तरफ से जो पोस्ट किया गया था, जिसे बाद में कोर्ट के ऑर्डर पर हटाना पड़ा था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर यह सीरियल अपमान, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल राहुल जोशी का। और अमित शाह की तरफ से जो कहा गया है कि ऐसे लोग लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। पूरा साक्षात्कार ठीक 25 मिनट बाद, थोड़ा सा और इंतजार, 8:55 पर अमित शाह का पूरा इंटरव्यू। उधर राहुल गांधी का नया बयान सियासत में हलचल पैदा कर रहा है साहब। आपको याद होगा, जेनजी को लेकर देश के यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स और जेनजी वोट चोरी रोकेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। राहुल का यह बयान आते ही बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे से लेकर किरण रिजिजू तक हर किसी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश में अराजकता की आग लगाना चाह रहे हैं। जेनजी ने नेपाल जलाया, राहुल गांधी को आइडिया आया। राहुल गांधी देश को नेपाल बनाना चाह रहे हैं, राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक है। समाजवादी पार्टी ने राहुल का पूरा समर्थन किया। सैम पित्रोदा कह रहे हैं उन्हें पाकिस्तान में घर जैसी फीलिंग आ रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी को नेपाल के जेनजी याद आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिस तरह नेपाल के जेनजी अपने देश में लोकतंत्र का दाहत संस्कार कर रहे हैं, क्या उसी तरह भारत के जेनजी से भी वही उम्मीद तो नहीं की जा रही है? %% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ऊँट दिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर, तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। इस बार उन्होंने जेन जी यानी नई पीढ़ी का नाम लेकर कहा कि वही देश का भविष्य तय करेगी। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि देश के छात्र और युवा संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल ने खुद को युवाओं के साथ खड़ा बताते हुए कहा कि वे वोट चोरी को रोकेंगे और सत्ता में पारदर्शिता लाएंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल के इस पोस्ट ने विपक्ष को ताकत दी और सत्ता पक्ष को नया मुद्दा, क्योंकि राहुल के बयान में जेन जी का जिक्र खास है। पिछले हफ्ते ही नेपाल में इसी पीढ़ी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विरोध देखते ही देखते सड़कों पर फैल गया और हिंसक टकराव के बीच सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल की राजनीति में जेन जी की ताकत को लेकर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का भारत के छात्रों और युवाओं से सीधा जुड़ाव और जेन जी का नाम लेना बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को घेर लिया। जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी। आप कहना क्या चाहते हैं कि एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई।
समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेन ज़ी क्रांति की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अब देश का युवा अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है और राहुल गांधी का आह्वान सही समय पर आया है। उधर बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी एक वंशवादी नेता है जिन्हें ये देखकर जलन हो रही है कि भारत का युवा देश के विकास और आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहा है। राहुल गांधी अपने घुसपैठिया बचाओ कैंपेन के जरिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी एंटी इंडिया ताकतों के पोस्टर बॉय हैं। राहुल गांधी का रिमोट बॉर्डर के उस पार है। देश को राहुल के खतरनाक और बुरे इरादों से सावधान रहना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार और समाजवादी पार्टी का समर्थन साफ कर देता है कि जेन ज़ी अब भारतीय राजनीति का नया कीवर्ड बनने जा रहा है। और एक फिर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद सत्र के दौरान हंगामा करने वालों पर जबरदस्त निशाना साधा है। बहुत बड़ा साक्षात्कार, विस्फोटक इंटरव्यू। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को नसीहत दी कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब से थोड़ी देर बाद, बस 15 से 20 मिनट बाद 8:55 पर आप देखने जा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर राहुल जोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। उधर आईफोन 17 खरीदने के लिए किस तरह से जेन ज़ी सड़कों पर उतरा है, ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है, हैरान हो जाएंगे आप। देखिए, हम लोग रात से बैठे हुए हैं यहाँ, बट आईफोन लेने के चक्कर में रात नींद खराब हो गई है। मैं अमरोहा से हूँ, 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ। पैसे मेरे जेब में हैं, लेकिन फ़ोन नहीं मिल पा रहा। जेन ज़ी पर छाया आईफोन 17 का जादू। एप्पल स्टोर्स पर युवाओं की लंबी लाइन। मुंबई में आईफोन 17 के लिए धक्का मुक्की मारपीट। देर रात से स्टोर्स के बाहर जमा हुए लोग। कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि भारत का युवा लोकतंत्र की रक्षा के लिए मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा, और आज देश का युवा सड़कों पर उतर आया, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए नहीं, बल्कि आईफोन 17 के लिए। भारत में एप्पल के आईफोन 17 सीरीज लॉन्च होते ही एप्पल स्टोर्स के बाहर युवाओं की दीवानगी की जो तस्वीरें आई, वो हैरान करने वाली हैं। मुंबई में एप्पल स्टोर्स पर देर रात से लंबी लाइनों में खड़े लोग आईफोन के लिए आपस में ही भिड़ गए। उनके बीच धक्का मुक्की, मारा मारी होने लगी। हालात ये हो गए कि सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव के लिए सामने आना पड़ा। मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था, तो अब जाके मुझे मिला है। 8 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ था और अभी मुझे जाके मिला है। एक 1 टेराबाइट लिया हूँ और एक 256 GB मिला मुझे। 2 घंटे की लाइन में सुबह 6 बजे आए हुए थे, अभी देखो 8 साढ़े 8 हो गई है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? जोधपुर से। जोधपुर से? फोन खरीदने के लिए? फोन खरीदने के लिए मिल गया। कितना टाइम इंतजार करना पड़ा? 2.5 घंटे लग गए। हाँ, 3 जने साथ में आए हैं। अच्छा, आपके फ्रेंड भी आए हैं? हाँ, सबने लिया। आपने भी लिया है? यस। कितने की कॉस्ट है इस वक्त? 135 की। मैंने तो डिस्काउंट पे लिया, क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट पे। कितना आया? 4000 ऑफ। आईफोन 17 के लिए ऐसा ही क्रेज दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी देखने को मिला, जहां दूर दूर से आए लोग देर रात से ही एप्पल स्टोर्स के बाहर लाइनों में लग गए। एप्पल स्टोर्स के बाहर खरीदारों की लंबी लाइनें उमड़ी है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या लड़कियां, सबके मन में आईफोन 17 के लिए जबरदस्त दीवानगी दिखाई दी। जो लाइन में हैं, आईफोन 17 खरीदने के लिए उनकी बेसब्री साफ दिखाई देती है। तो जिनको फोन मिल गया, उनका उत्साह और खुशी भी देखते ही बनती है। कई लोगों ने तो 2-2, 3-3 फोन एक साथ खरीद लिए।
एप्पल का नया एक्सपीरियंस, फर्स्ट यूज़र, मतलब सुबह सुबह जाना, जो एप्पल का क्लैपिंग इंट्रेंस रहता है उसका एक्सपीरियंस करना। नया फ़ोन है, कुछ नया लाया, इस बार नया कलर लेकर आया, नया चिपसेट के साथ है, और नया iOS को यूज़ करने के लिए मैंने ये फ़ोन लिया हुआ है। एप्पल के आईफोन 17 सीरीज की आज सेल शुरू हो गई है। ऐसे में दिल्ली में कस्टमर्स की भारी भीड़ देखी जा रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के साकेत स्थित एप्पल स्टोर पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से कस्टमर्स की यहाँ लंबी लंबी स्टोर के बाहर लाइन लगी हुई है।